ये देखो, ये है आपकी, मतलब याद रखना है आपको, डेटा आपको कहाँ रखना है, एक्सेल शीट के अंदर। डेटा आपको रखना है एक्सेल शीट के अंदर। डेटा आपका याद रखिए, किसी भी फ्रेमवर्क में अगर डायरेक्ट डेटा डाल रहे हो तो इसे कहते हैं हार्ड कोडेड। तो हार्ड कोडेड डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा नहीं होना चाहिए जो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, जो डेटा है वो कहीं कहाँ एक किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स में होना चाहिए, जैसे एक्सेल है, ठीक है। और आपकी स्क्रिप्ट जब चले तो डेटा वहां से उठाए, ठीक है। तो ये हमें करना है। और ये देखिए आपके सामने डेटा इस तरह से है। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया है डेटा आईडी। अच्छा, डेटा आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि लॉगिन करोगे किसी टेस्ट केस में तो सारे क्रेडेंशियल से तो करोगे नहीं, किसी एक से ही करोगे ना, किसी एक ही क्रेडेंशियल से करोगे ना, या तो इससे या तो इससे, किससे करोगे। हो सकता है किसी टेस्ट केस में मान लो तुम एडमिन यूजर से टेस्टिंग कर रहे हो, किसी टेस्ट केस में तुम फाइनेंस यूजर से टेस्टिंग कर रहे हो। बताओ, एक ही एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप के यूजर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। जैसे अपने सीआरएम की बात कर लो, और या इसमें ये फंक्शनैलिटी है, याद रखना हर सीआरएम में होती है। और इसमें भी है कि इसमें जाके, जैसे ये अपना सीआरएम है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, हमने ये सीआरएम परचेज किया या जो भी किया मेरे पास है, फिर हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, कुछ लोग फाइनेंस के हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखो सेटिंग में या आई थिंक सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है किसका, यूजर्स का। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अब ये यूजर है, मान लो देखो यहाँ पे एक यूजर बना हुआ है, कौन सा यूजर, एडमिन, जो शुरू में बन जाता है। अब इसके बाद नए हम बना सकते हैं, जैसे हम करें न्यू यूजर, क्या देना है इसका, यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, कंफर्म पासवर्ड बताओ, फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ, रोल बताओ। रोल का मतलब सबका, रोल का मतलब समझ रहे हो, तुमसे भी इंटरव्यू में पूछेंगे, डिफाइन योर रोल। रोल का मतलब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट में या जो तुम काम करते हो। तो जैसे ये है, अब जैसे नाम डाल दे, मान लो एक यूजर बना देते हैं राहुल, पासवर्ड डाल देते हैं, सपोज करो राहुल, या कुछ और भी डाल सकते हैं, चलो पासवर्ड डाल देते हैं एक्सपर्ट व्यू डाल देते हैं, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं, मान लो डाल देते हैं, लास्ट नेम डाल देते हैं। रोल देखो पूछ रहा है, रोल पे क्लिक कर, अभी रोल यहाँ पे टाइप नहीं करना है। देखो ये यहाँ पे एक अलग टाइप की चीज है कि नहीं, यहाँ पे प्लस बटन, इस पे क्लिक करोगे तो एक विंडो खुलेगी, जो जो रोल्स हैं वहां पे मिल जाएंगे। जैसे ऑलरेडी कौन कौन से रोल हैं, सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेल्स मैनेजर है, सेल्समैन। मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, सेल्समैन, तो उसको इसको वो राइट्स मिलेंगे जो सेल्समैन के पास होते हैं। तो अब क्या होगा जानते हो, जब इस यूजर से लॉगिन करोगे तो ये सारे मॉड्यूल सब मॉड्यूल पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि और एक चीज ये भी है, जैसे बना दिया तुमने और इन्फॉर्मेशन भरना है, भरा, भरने के बाद क्या किया, अच्छा एक देखो यहाँ चेक बॉक्स भी है। अगर तुमने क्या कर दिया, अगर इस चेक बॉक्स को चेक कर दिया तो इसे एडमिन वाले सारे राइट्स मिल जाएंगे जो तुम्हारे एडमिन वाले के पास हैं। नहीं करना है, सेव करो। अब एक नया यूजर बन गया है, यूजर नेम है राहुल, पासवर्ड है एक्सपर्ट। अब इससे तुम जैसे एडमिन से लॉगिन कर रहे थे उससे भी करो। तो इसमें होता है लगभग हर सीआरएम में यूजर्स का एक कंसेप्ट होता है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, यूजर, क्योंकि कल को इसको डिफरेंट टाइप की यूजर ही तो से यूज करेंगे, है ना। देखो रोल्स का एक ऑप्शन है, रोल्स तुम देखो, तुमको दिखे वही 4 रोल थे ना,
कौन कौन से थे? सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, है ना? ठीक है। और क्या है भाई? देखो प्रोफाइल से, जैसे एक प्रोफाइल है किसकी? एडमिनिस्ट्रेटर की, एक सेल्स की, एक सपोर्ट की, एक गेस्ट की। चाहो तो नई नई प्रोफाइल भी बना सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो, मान लो तुमको मार्केटिंग की एक बनानी है तो न्यू प्रोफाइल मार्केटिंग की बना दो। देखो प्रोफाइल नेम हमने डाल दिया, मान लो क्या, मार्केटिंग मान लो मैनेजर, या जो भी है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दी है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दी। आई वुड लाइक टू सेटअप ए बेस प्रोफाइल एंड एडिट प्रिविलेजेस। देखो ये क्या है? आई वुड लाइक टू सेटअप अ बेस प्रोफाइल एंड एडिट प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब जानते हो ना? अधिकार। जैसे तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, उसी के लिए एक अंग्रेज वर्ड होता है क्या? प्रिविलेज। ठीक है। अब इसे बता रहा है कौन सा चाहिए। जैसे हमने कह दिया जी एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर चलो हम पहला वाला ही सेलेक्ट करते हैं। ये कह रहा है कि आपका एक बेसिक हम प्रोफाइल दिखा देंगे, उसमें से जो फिर आप अपने हिसाब से क्या कर लो, चेंज कर लो। देखो आ गया, बता रहा है पोटेंशियल को क्रिएट कर सकते हो, कि व्यू कर सकते हो, कि डिलीट कर सकते हो, है ना? ये देखो, मान लो मार्केटिंग वाला बना रहे हो, तुम उसको कहते हो कि भैया तुमको पोटेंशियल्स, अगर इसको चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे तो क्या होगा? ना बंदा क्रिएट कर पाएगा, पोटेंशियल देख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर यही चेकबॉक्स चेक करके ऐसे कर दे तो क्या कर पाएगा? अब ऐसे ना क्रिएट कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा, व्यू कर पाएगा। तो चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या देख पाए और क्या ना देख। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं। सीआरएम ऐसे भी यूज होगा किसी कंपनी में, सोचो ये कैसे इंप्लीमेंट होता होगा। कोई कंपनी से परचेज करती होगी या बनवाती होगी, बनवाने के बाद क्या करती होगी? भाई आजकल हर कंपनी के हर एम्प्लॉइज कंप्यूटर या मोबाइल कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, यूज ही कर रहे हैं, या वो कंपनी दे रखी है सबको लैपटॉप या कुछ भी। तो ये सीआरएम है जो, तो यहाँ पे क्या है, जो यूज करने वाला है सबके भाई यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड बनेंगे ना सब। लेकिन सबका रोल क्या होगा? अलग अलग होगा। कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हुए लोग होंगे, उनका काम अलग होगा, उनकी चीजें अलग होंगी। तो उनको कुछ राइट्स होंगे, उनको कुछ होंगे, किसी को सारे राइट्स होंगे। इस तरह से है ये यूजर बनता है, प्रोफाइल डिसाइड होती है। देख रहे कितनी चीजें हैं इसमें। यहाँ नहीं, यहाँ तो देखो क्या ना वो ऑथेंटिकेशन एथराइजेशन वो तो चीज है ही, वो तो हमेशा होती है। जब तुम कहीं लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो पहले क्या होते हो? ऑथेंटिकेट, इसके बाद क्या होते हो? एथराइज। वो तो अलग चीज है। यहाँ तो है कि हम नया यूजर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हम नया रोल जो है, नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं, उसको रोल दे रहे हैं, उसको प्रोफाइल दे रहे हैं। प्रोफाइल में उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, डिसाइड कर रहे हैं। जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीआरएम कैसे यूज होता होगा? ऐसे ही होता होगा ना, एक कंपनी यूज करती है ना, ठीक है, और कंपनी के लोग उसे मैनेज करते हैं, यूज करते हैं। तो वही देखो, वही कह रहे हैं ना कि अलग अलग, जैसे एक टेस्ट केस ऐसा भी होगा इसी एप्लीकेशन का, जैसे कि हमने एक यूजर बनाया है मार्केटिंग और उसको पोटेंशियल के राइट नहीं दिए क्रिएट करने की, तो ये टेस्ट केस बनेगा कि जाओ लॉगिन करो उस यूजर से और जाओ चेक करो, और पोटेंशियल वहां पे उसको क्रिएट वाली जो प्लस बटन है वो या तो दिखनी नहीं चाहिए, या तो क्या होनी चाहिए, डिसेबल्ड होनी चाहिए। इनेबल डिसेबल जानते हो ना, वो बटन ही क्या होगी, डिसेबल्ड। ठीक है, ये टेस्टिंग कैसे करोगे? तो उसके लिए तो इस यूजर से लॉगिन करोगे जो नया बनाया ना, कौन सा था, पासवर्ड था एक्सपर्ट व्यू। इस ये वाले टेस्ट केस में जहां ये चेक करना है कि आखिर उस यूजर के लिए या नहीं, पोटेंशियल पे जो क्रिएट करने का ऑप्शन था इस यूजर के लिए नहीं होना चाहिए, इसकी भी तो टेस्टिंग होगी।
तो जब टेस्टिंग होगी तो इस यूजर से लॉगिन करना होगा ना इस टेस्ट केस में, किसी टेस्ट केस में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये डेटा आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसा नहीं कहीं से मिलती है। डेटा आईडी एक कॉलम बना दिया हमने अपने हिसाब से, क्या दे दिया नाम, हमने जैसे स्टाइल अपना ली है कि लॉगिन पेज का रहेगा तो ऐसे दिया करेंगे लॉगिन अंडरस्कोर 001 002 003। जब टेस्ट केस में जहां यूज करना रहेगा, देखो अच्छा इसको देने का क्या फायदा है? अच्छा ये बताओ, न देते तो क्या होता? न देते तो क्या होता? नहीं, आइडेंटिफाई का क्या कह रहे हो? यहां आ जाओ, यही कल दिखाया था ना कि आगे से बनाएंगे एक मेथड हम, कौन सा ना ना, अरे हम दिखाए थे ना एक चीज कि आगे से हम बना देंगे क्या, एक मेथड, और दिखाया था जिसका नाम था क्या, गेट टेस्ट डेटा। देखो याद करो, ये यहाँ पे हम दो चीज भेजते थे, क्या, वो शीट का नाम, मतलब देखो ध्यान से, हमको भेजना है शीट, ये शीट है ना, देखो एक्सेल में समझो पूरे को बोलते हैं वर्कबुक। एक्सेल को क्या बोलते हैं, ये जो खुला हुआ है इसे बोलते हैं क्या, वर्कबुक। और एक वर्कबुक के अंदर होती है क्या, मल्टीपल वर्कशीट्स। बाय डिफॉल्ट नाम शीट 1 शीट 2 शीट 3 करके आता है, लेकिन आप चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे कितनी भी शीटें बना सकते हो। इसे क्या बोलते हैं, वर्कशीट। तो हमको लॉगिन वर्कशीट या लॉगिन शीट का हमें क्या देना है, नाम देना है, और फिर क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर 001 यहाँ पे देना भाई। ये अब हमको क्या, कौन सा यूज करना है बताओ? मान लो इससे लॉगिन करना है दूसरे वाले से, तो हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। भाई अभी कोड लिखे तो है नहीं, कोड लिखेंगे तो यहाँ तो हम ये मान लिए हैं कि अगर दूसरे रो से डेटा चाहिए तो क्या भेज दो भाई, पहला डेटा चाहिए तो क्या भेज दो 1, दूसरा चाहिए तो क्या भेज दो 2। हमको इसमें किससे करना है, 2 से, दूसरे से, दूसरे रो से, तो यहाँ लिखते क्या 2। तो बताओ क्या बिना डेटा आईडी के काम नहीं होगा? हो जाएगा ना। देखो ध्यान से इस चीज को समझो भाई, क्या काम नहीं होगा, हो जाएगा ना। लेकिन एक छोटी सी चीज है कि कल को मान लो कोई एक डेटा क्या कर देगा, आगे पीछे अगर कर देगा, तो अब इसका नंबर 2 नहीं रहा, क्या हो गया, 3 हो गया ना। इसी वजह से ये कंसेप्ट हम लेके नहीं चलते कि यहाँ हम नंबर दें। हम लोग ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि अगर हमें किसी रो का, हम एक कंसेप्ट क्या देते हैं, किसका, डेटा आईडी का। अब कल को कोई डेटा इधर उधर करेगा भी तो ऐसे इधर उधर करेगा ना, ऐसे ना, तो इससे फर्क थोड़ी ना कि 1 2 3, ये वो तो किससे देख रहा है, आईडी से ढूंढ रहा है ना कि कहाँ है लॉगिन अंडरस्कोर 002। अब वो पहले पे होगा तब भी उठा लेगा, नीचे होगा तब भी उठा लेगा, इसलिए ये कंसेप्ट दिया गया डेटा आईडी का। इस तरह की झंझटें इसके साथ नहीं होंगी। तो याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, जितना भाई देखो हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं, हमने पेज वाइज क्लासेस बनाई थी ना, देखा बहुत से पेज ऐसे हैं जिनमें डेटा इस्तेमाल होता है, बहुत से पेज ऐसे भी है शायद जिनमें डेटा इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने ये प्लान किया, एक काम करते हैं, जैसे पेज वाइज क्लासेस बनाए थे वैसे ही पेज वाइज क्या बनाएंगे, शीट बनाएंगे, ठीक। और उस पेज में जो डेटा हमें यूज करना होगा उसके लिए क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, और जो डेटा की वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे डालते चले जाएंगे। यही प्लान किया है ना हमने। तो हमने लॉगिन के लिए बनाया, हमने किसके लिए बनाया, अकाउंट्स के लिए। ऐसे ही बनाएंगे किसके लिए, लीड्स के लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी सबके लिए हम क्या करेंगे, बना देंगे। और वहां पे जो डेटा इस्तेमाल होगा उसके लिए यहाँ कॉलम बनाएंगे, और कॉलम के नीचे क्या रखेंगे, डेटा। और मेरे टेस्ट केस में जैसा कहेगा, जब कहेगा कोई टेस्ट, भाई देखो टेस्ट हम कैसे ऑटोमेट करते हैं, पहले तो मैनुअल टेस्ट केस मिलता है हमें ना, मैनुअल टेस्ट केस में लिखा रहता है क्या करना है। जैसे मैनुअल टेस्ट केस में कहेगा कि भैया ये करना है, अकाउंट बनाना है, और जो सिटी सिलेक्ट करनी है वो क्या सिलेक्ट करनी है, मुंबई। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मुंबई वाली है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, 2, मतलब कौन सा यूज करेंगे, अकाउंट अंडरस्कोर 002। अब मान लो ये कहे कि नहीं हमें कलकत्ता वाली करनी है, कहाँ की करनी है, एक ऐसी सिटी बनाना है अकाउंट जिसमें सिटी का नेम क्या रहे, कलकत्ता। तो यहाँ तो नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे, एक नया बनाएंगे। तो एक नया अकाउंट बनाने के लिए कुछ एक नया अकाउंट नेम दे देंगे,
उसके लिए कुछ एक नंबर दे देंगे, फिर इसके बाद मतलब इसी तरह से आईडी अलग करना हो तो कुछ भी कर देंगे ना, और सिटी का नाम रख देंगे क्या, अच्छा कोलकाता, ठीक है, और यहाँ जो भी एड्रेस होगा वो भर देंगे। अब टेस्ट केस में, उस टेस्ट केस को जिसको ऑटोमेट करेंगे उसमें अकाउंट्स के लिए आईडी क्या यूज करेंगे, account_004। बात समझ में आ रही हो? अच्छा एक चीज बताओ हमको कि टेस्ट केस तो जानते हो सब लोग, टेस्ट केस लिखे जाते हैं एक्सेल में, कैसा होता है बताओ टेस्ट केस? चलो यही देख लो टेस्ट केस कैसा होता है भाई। एक कॉलम होता है स्टेप नंबर है, और फिर क्या होता है स्टेप डिस्क्रिप्शन, और क्या होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक कॉलम और बनाते हैं ना टेस्ट डेटा का, एक कॉलम और क्या बनाते हैं टेस्ट डेटा का। तो वहां पे भी तो क्या चाहिए होता है टेस्ट डेटा ना, और यहाँ भी टेस्ट केस में टेस्ट डेटा चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ डेटा कैसे रख रहे हैं, इस तरह से। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं डेटा आईडी का? ये जरूरी है ना। अच्छा, और क्या बताया कल आपको हमने दिखा भी दिया था, इसलिए कि आपको विजुलाइज करने में ये प्रॉब्लम ना आए, आपको सोचने में समस्या ना आए कि आखिर ये किस तरह से काम करेगा। हमने बताया था कि एक मेथड हम बनाएंगे, अभी कोड नहीं लिखा है इस मेथड में, लिखेंगे, जिसका नाम क्या है, गेट टेस्ट डेटा। अच्छा तुम और अच्छा हम तुमसे कहें ये काम करो, जाओ वहां पे प्रोजेक्ट के अंदर एक वर्क वो है, एक्सेल की फाइल है, उसके अंदर जाओ, एक लॉगिन नाम की शीट है, और उसमें से login_001 वाली जो आईडी है उससे जाओ, उस जो यूजर ने पासवर्ड मिले 001 वाले पे, उससे जाके क्या करो, लॉगिन करो। तो नहीं कर लोगे तुम? कर लोगे ना। यही काम हमें अपने कोड से करवाना। हमें यहाँ वो कोड लिखना है जिसको शीट का नाम बताएं और किसका नाम बताएं, डेटा आईडी का नाम बताएं, और उसका जो भी डेटा रहे ये लेके आए। याद रखो डेटा यहां से आएगा तो मान लो यही डेटा है ना, एक डेटा तो नहीं आएगा, यहां से कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा भाई 5, कहीं से 10, कहीं से 15, तो 1 2 5 10 15 डेटा कभी भी एक नॉर्मल वेरिएबल में रखा नहीं जा सकता, आपको सबको पता है। इसके लिए या तो एरे का कंसेप्ट यूज होगा, या तो कलेक्शन की जो चीजें हैं जैसे लिस्ट है, सेट है, मैप है। लेकिन लिस्ट में अगर यही पांचों डेटा उठा के रख देंगे तो समस्या क्या पैदा हो जाएगी। अगर लिस्ट में रख देंगे तो लिस्ट में इंडेक्स नंबर भी स्टोर होता है ना, 0 पे 1। कल को अगर हमें बिलिंग सिटी उठानी होगी तो हमें एरे में नंबर लिखना पड़ेगा, क्या 0 1 2 3 4। कल को यहाँ पे कोई एक नया कॉलम डेटा का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जैसे फैक्स था, फोन था, मान लो सिटी है, मान लो क्या आ गया एक नया स्टेट, चलो ऐसे एक आ गया क्या स्टेट का भी। अब बताओ पहले तो लिस्ट में कितने आइटम आने वाले थे 5, और इसका नंबर क्या था 4, इंडेक्स नंबर इसका क्या था 4, लेकिन अब कितने आइटम आएंगे लिस्ट में 6, और इसका इंडेक्स नंबर 4 से बढ़कर क्या हो जाएगा 5। इसीलिए हम लिस्ट में डेटा रखने को अवॉइड कर रहे हैं। हम चाहते तो इस भाई हमें क्या, मेरा कोड क्या करेगा, आएगा यहाँ पे, ये डेटा क्या करेगा एक्सेल से उठाएगा, अब उठा के कहीं तो रखेगा, तब तो आगे कोड में यूज होगा। भाई कोड में कैसे यूज होगा, जब इस डेटा को कहीं किसी वेरिएबल में क्या करोगे, स्टोर करोगे, फिर उस वेरिएबल को आगे ले जाके क्या करोगे, यूज करोगे। भाई डेटा किस में आता है, वेरिएबल में ही आता है। अब मल्टीपल डेटा है, या तो एरे में आएगा, लिस्ट में आएगा, सेट में आएगा, लेकिन हमने चुनाव किया, अभी आगे हम कोड करेंगे, हमने सोचा किसके बारे में, मैप के बारे में। हमने ये सोचा कि कॉलम के नेम को मैप बनाएंगे, की बनाएंगे, और वैल्यू को क्या बनाएंगे, वैल्यू। ऐसे की वैल्यू में रखेंगे तो कल को नंबर आप कुछ भी इसमें घटे बढ़े इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा नंबर पे स्टोर हो ही नहीं रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है किस पे, की नेम पे। बात समझ में आ रही है? चलो एक बार देखेंगे आगे। तो इसलिए हमने ये मेथड बना दिया है, और क्या बताया था आपको, ये जब मेथड चलेगा तो सारा डेटा लेके आ जाएगा। तो आया कि नहीं आया, इसमें सारा डेटा आएगा। अब समस्या ये है, डेटा आ तो यहाँ गया टेस्ट केस के अंदर, लेकिन डेटा यूज तो होगा कहाँ,
पेज के अंदर जो मेथड है ये लोग डेटा यूज करेंगे ना भाई, बोलो। पेज के अंदर जो ये लोग हैं ये लोग डेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे ना, कोई दूसरा तो यूज करेगा नहीं। इनको डेटा कैसे मिलेगा भैया, एक ही रास्ता है, या तो एज ए आर्गुमेंट मेथड में भेज दो, एज ए पैरामीटर भेज दो। लेकिन भाई एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं और मान लो कईयों को डेटा चाहिए, तो हर मेथड में पैरामीटर भेजना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो हमको लगता है कोई चीज इस क्लास के कई मेथड्स को चाहिए, नॉन स्टैटिक कोई चीज ऐसी है जो इस क्लास के सारे मैक्सिमम या कई नॉन स्टैटिक मेथड को चाहिए, तो हम लोग ये जुगाड़ लगाते हैं। जब ऑब्जेक्ट बना जो क्लास होती है उसके अंदर बना देते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। क्लास होती है उसके अंदर बना देते हैं हम लोग क्या उस समय, कंस्ट्रक्टर। और जो चीज भेजनी होती है इस क्लास के मेथड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। जब यहाँ से भेजोगे कंस्ट्रक्टर में आएगा, और कंस्ट्रक्टर से जो ये वैल्यू आई इसको हमने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे क्या कर दिया इसमें। तो भाई देखो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा तो फिर क्या होगा भाई, ये मैप का ऑब्जेक्ट इस पे आएगा और ये वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, स्टोर। क्लियर है, ठीक है। और जब इस पे स्टोर हो जाएगा, अब इसके बाद जब इस जो ऑब्जेक्ट बनाए हो उसके थ्रू कोई भी मेथड कॉल करोगे तो उसके साथ ये डेटा वेरिएबल मिलेगा और वो इनिशियलाइज्ड हो। भाई देखो याद रखना, पूछेंगे कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, तो कंस्ट्रक्टर का एक सबसे बेसिक काम क्या है जानते हो, आपके क्लास के ऐसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को जो पूरे मेथड यूज करने वाले हैं उनको इनिशियलाइज करना। देखो ये सब एकदम सामने है, क्या कर रहा है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर, आखिर इस WU को और इस डेटा को, चलो ऐसे लिख देते हैं क्या, दिस डॉट डेटा लिखो, चाहे इसको, इन दोनों को वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टर का यही काम है कि अगर कोई डिफॉल्ट वर्क करवाना है तो वो कोड और प्लस वो वेरिएबल्स जिनका पूरी क्लास के हर मेथड मैक्सिमम मेथड्स में क्या करना है, यूज करना है, अगर तो उसका क्या करवाना, इनिशियलाइजेशन। जैसे तुम्हें देखो वेरिएबल का ऑब्जेक्ट और जो डेटा मैप है, वेरिएबल का ऑब्जेक्ट और डेटा मैप का ऑब्जेक्ट दोनों इस क्लास के लोग यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर में पास करा दिया। अब देखो कंस्ट्रक्टर में आके यहां से इसमें आ जाए। क्लियर है ये, इसको जरूर डिबग करके देखना और फिर सब कुछ परफेक्टली काम करना शुरू कर, बस इतना ही करना है। अब आपको अगर मान लो हमने ये फ्रेमवर्क बना दिया, कोई नया बंदा टीम में आया तो हम उसे क्या सिखाएंगे, हम उसको सबसे पहले सिखाएंगे क्या, ये एक्सेल शीट, कि भाई देख कैसे एक्सेल शीट पे डेटा रखना है, कैसे हम लोग रख रहे हैं, उसको समझाएंगे कि भाई देखो हम लोग जैसे पेज वाइज क्लासेस बनाए हैं वैसे ही पेज वाइज क्या बना रहे हैं, शीट। अब ऐसा नहीं कि हर पेज के लिए बनाते, बहुत से पेज में डेटा लगेगा ही नहीं, बहुत से पेज में डेटा लगेगा ही नहीं, तो वहां नहीं करेंगे। जिस में डेटा लगेगा तो उसके लिए भी क्या बनाएंगे, शीट, और बताएंगे भैया देख ऐसे कॉलम बना देना। अगर नया डेटा तू कोई ऐड कर रहा है उसके लिए कॉलम बना है तो नीचे ऐड करना, और उस चीज के लिए कॉलम नहीं बना है तो फिर यहाँ जाके क्या करना, एक नया कॉलम क्या करना, ऐड कर देना। उसको समझा देंगे ऐसे तुमको डेटा भरना है, और फिर उसको ये समझाएंगे कि भाई देख एक मेथड याद रखिए, गेट टेस्ट डेटा, बस तुमको यही कॉल करना है। पूछेगा अंदर क्या लिखेगा, कहेंगे अंदर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वैसे देखना चाहो बता दे। मतलब इससे रखना है कि ये मेथड कॉल करने से, ये मेथड आप कॉल करोगे, आपने जो शीट का नाम और जो आईडी बता रखी है, डेटा आईडी बता रखी है, उसके करेस्पॉन्डिंग डेटा क्या होगा, आ जाएगा मैप के अंदर। और इसके बाद जिस पेज क्लास के अंदर यूज करनी है उसका ऑब्जेक्ट बनाना और एज ए आर्गुमेंट क्या कर देना, ठीक है। और उसके बाद उसके मेथड्स और फिर उसके मेथड्स में जाके तुम आराम से उसको दिखाओगे, भैया देख ऐसे कर देना। अब डेटा डॉट करके तुम कहीं भी जरूरत पड़े तो कॉल डेटा डॉट, ये मैप है ना, गेट, और क्या भेजो, वही कॉलम का नाम, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी तुमको मिल जाएगी। भैया ये स्ट्रक्चर पूरा समझ लेना है कैसे काम कर रहा है, समझ रहा है। ऐसा आप हर पेज के लिए देखो, दूसरे के लिए भी क्या होगा भाई बताओ। फिर से कॉल किया क्या, गेट टेस्ट डेटा, भेजा शीट का नाम,
और भेजा रो की आईडी, गया वहां से डेटा उठाया, जो डेटा उठाएगा मैप में लेके आ जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं अकाउंट डेटा मैप। आ गया कि नहीं आ गया? अभी ये क्रिएट अकाउंट पेज है ना, इसके अंदर डेटा कैसे पहुंचेगा भाई? यहाँ पे हम ऐसे भेजने का प्लान किया है ना, लेकिन भैया एरर दे रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर बनाया गया ही नहीं। इसके अंदर बनाया भाई, इसके कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गुमेंट भेज रहे हो तो भैया यहाँ 2 आर्गुमेंट होने भी तो चाहिए। ऐसे करना, और इसके बाद चाहो तो अब इसके अंदर ही भाई, ये तो लोकल है, यहीं पे अंदर यूज होगा। एक हम क्या बना दें, क्या प्राइवेट। अब इसको तो इस क्लास वाले सभी यूज कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, ऐसे चाहते लिखते हैं दिस डॉट अकाउंट डेटा मैप इक्वल्स टू अकाउंट। बस याद रखना, ये वाला अकाउंट डेटा मैप लोकल है, ये वाला क्या है, नॉन स्टैटिक। अगर दिस नहीं लगाते तो सब गड़बड़ हो जाती, तब ये इसको भी लोकल ही मान लेता, तब ये इनिशियलाइज नहीं होता और बाय डिफॉल्ट क्या रह जाता, लोकल को नल ही रह जाता। ये बात याद रखना। अच्छा, यहाँ नहीं चल रहा था, यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी ना, यहाँ दिक्कत नहीं आ रही थी ना? क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोकल वेरिएबल है उसका नाम अलग है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, अलग है। अगर हम मान लो चाहते कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम भी हम क्या रखेंगे, डेटा मैप ही रखेंगे भाई, देख रहे हो, तब ये दोनों लोकल हैं। अब ये इनिशियलाइज नहीं होगा, लेकिन हाँ अंतर करने के लिए जब लिख दोगे क्या दिस, तो ये वाला पॉइंट करेगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, और ये वाला जो आर्गुमेंट में आ रहा है। भाई देख लो इस तरह से तुम्हारा। अभी एरर कहाँ है भाई? अच्छा, ये तो सिटी वाला अभी हमने लिखा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं बाप को? बोलो कैसे यूज हो रहा है ये? जिस पेज में चाहिए देख लो, यही गेट टेस्ट डेटा मेथड में यही डेटा लेके आएगा, मैप में रखेगा, और आप यहां से भेज दोगे, पेज क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, और वहां आप आराम से क्या कर लो, यूज कर लो। प्लीज देख दो टेस्ट के जरूर ऑटोमेट करिएगा पूरे डेटा के साथ। ये देखो, चलो ये इतना हो गया। अब हमको यही देखना है गेट टेस्ट डेटा मेथड के अंदर क्या करना है, इसी के अंदर कोड। और बताओ कोड कहाँ है? इसी एक्सेल फाइल में ना। ये एक्सेल फाइल कहाँ है? प्रोजेक्ट में, और इसका नाम क्या है, टेस्ट डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो एक चीज, अब जब तुम एक्सेल ऑटोमेट करना चाहते हो, एक्सेल शीट ऑटोमेट अगर करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको एक, हम यही चाहते हैं ना कि एक्सेल से डेटा, ये सारा डेटा कहाँ से आए, एक्सेल से। तो एक्सेल को अगर एक्सेल से डेटा उठाना है ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेल में जो डेटा लिखा है उठा के ले आए या चेंज करे, तो एक्सेल के साथ कुछ भी ऑटोमेशन का काम करना है, तो उसके लिए जैसे ऑटोमेशन के लिए तुम लोग जार यूज करते हो किसकी, सेलेनियम की ना, वैसे ही एक है कौन सा, अपाचे POI। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अपाचे POI डाउनलोड। आ गया ना? यहाँ पे आ जाओ, देख रहे हो, देखो एक सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है और एक क्या है, बाइनरी। अच्छा, आर्काइव्स ऑफ ऑल, यहाँ पे है, तो कौन कौन सा है,
यहाँ सबसे लास्ट वाला आओ, कौन सा यूज करना, ये यूज करना, POI bin 5.2.3, ये एक जिप फाइल है ना, इस फाइल को डाउनलोड करो। तो है सिस्टम में पड़ी हुई। मिल गई ना, इसको कहीं रख के देखो, चलो यहीं पे रख देते हैं, ये है ना, चलो इसको न्यू करके तो फोल्डर बनाते हैं। ये एक्सट्रैक्ट नहीं किया ना, क्या करते, एक्सट्रैक्ट ऑल, ये जिप फाइल थी ना, ये क्या मालूम है तुमको, जार, यही आ जाओ कहाँ, लिब के अंदर, लिब के अंदर कई जार्स है ना, अच्छा और आ जाओ इसके अंदर, ये है तो काम करो, ऐसा कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, एक बना रहे हैं क्या, प्रोजेक्ट में एक बना दे रहे हैं क्या, फोल्डर, और इसका नाम रख दे रहे हैं क्या, या POI जार्स, ये बन गया ना, और इसी के अंदर यहीं पे सीधे कॉपी पेस्ट कर दें, तो आ गई ढेर सारी, तो कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, चलो जो भी है कर दिया। अब इसके बाद इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबा के डाउन करते गए, सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, वैसे चाहो तो यहीं से राइट क्लिक करो, क्या करो यहाँ से, या वैसे तुम्हें पता है ना कैसे जार ऐड की जाती हैं, कैसे, राइट क्लिक करोगे और कहाँ जाओगे, बिल्ड पाथ में, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाओगे, ये क्लास पाथ में ऐड जार्स, और ये देखो कहाँ है, POI जार्स में इतनी है ना, एक साथ सबको क्या करो, सेलेक्ट करो और क्या कर दो, ओके, अप्लाई एंड। तो एक काम करना, ये प्रोजेक्ट यूज करोगे तो इसी के अंदर जार भी पड़ी है, इसके अंदर आप अटैच भी कर दिया है, ये प्रोजेक्ट यूज करोगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, यही वाला प्रोजेक्ट की कॉपी ले लेंगे। अब देखो जरा गेट टेस्ट डेटा, इसी के अंदर ये कोड लिखना है,
हमने बताया, हमने जार डाउनलोड की है ना, किसके लिए? एक्सेल से डेटा उठाने के लिए। और जो है ये मेरी एक्सेल। तो अब एक्सेल से अगर तुम्हें डेटा उठाना है तो इन लोगों ने, जैसे सिलेनियम वालों ने क्रोम को ऑटोमेट करने के लिए कौन सी क्लास बना दी? क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर, ऐसे ऐसे नाम रखा सबका ना। आखिर ये जो है पीओआई, जो अपाचे पीओआई है, जो एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए है, जो जार है, इसके अंदर भी क्या है? क्लास और मेथड्स ही है, और कोई अलग चीज इसके अंदर नहीं है। अब आपको वही देखना है कि कौन कौन सी क्लास किस किस काम के लिए है। तो अब ध्यान से देखो, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम है XSSF। क्या? वर्क है क्लास XSSF वर्क बुक। और है ये तुम्हारी क्या? देखो एक्सेल शीट जो तुमको ये दिखती है पूरी, इसको बोलते क्या है? जो टेस्ट डेटा है ये क्या है? वर्कबुक है। और उस वर्कबुक के अंदर लॉगिन और अकाउंट्स नाम की क्या है? शीट है। ठीक है, इन लोगों ने एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है XSSF वर्कबुक। अच्छा ये बताओ, ये जो एक्सेल है, एक चीज और याद रखना, एक्सेल को जब तुम सेव करते हो, जैसे एक्सेल बनाए, फाइल करो, सेव एज करो, ब्राउज करो, तो ध्यान से देखना। हम आते हैं जरा डेस्कटॉप पे। अब फाइल नेम क्या रख रहे हैं? और सेव एज टाइप क्या है? एक्सेल वर्कबुक। तो जो ये फाइल बनेगी इसका नाम होगा टेस्ट डेटा डॉट XLSX। ध्यान से समझना, क्या नाम होगा? लिखते हैं यहाँ पे टेस्ट डेटा डॉट XLSX। क्लियर है? और अगर तुम सेव एज, एक्सेल वर्कबुक है ना, अगर तुम जो ये सेव एज देख रहे हो, फाइल नेम तो टेस्ट डेटा ही दे रहे हैं, सेव एज टाइप में यहां देखो एक और है, ये देखो एक्सेल, एक तो एक्सेल वर्कबुक है और एक क्या है? एक्सेल 97/2003 वर्क। जानते हो एक्सेल जब शुरू में था तो पहले एक वर्जन इसका जो था 97 to 2003 जो वर्जन था, अगर तुम ये सिलेक्ट कर दो तो अब यही जो एक्सेल फाइल बनेगी, इसका एक्सटेंशन, इसका नाम जानते हो क्या होगा? टेस्ट डेटा डॉट XLS। पहले हम लोग जब पहले एक्सेल यूज करते थे तब क्या होता था? XLS। जब तक एक्सेल क्या था? 2003 था। जब एक्सेल 2007 आया है, आज के 10-12 साल पहले, तब से एक्सेल ने एक और एक्सटेंशन दिया है, क्या? डॉट XLSX। तो चाहो तो सेव करने के टाइम पे अगर नॉर्मली सेव करोगे तो एक्सटेंशन क्या बनेगा? डॉट XLSX। और अगर उसी को किसमें सेव करोगे? 97/2003 वाला यूज करोगे तो क्या बनेगा? एक्सेल। दोनों में अंतर क्या होगा? देखो दोनों दिखने में लगभग एक जैसे दिखेंगे, डेटा दोनों में भाई डेटा तो वही है, चाहे इसमें सेव करो चाहे उसमें। फर्क ये आ जाएगा कि जो इसकी साइज होगी, इसकी साइज जो होगी वो कम होगी और इसकी साइज जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा। मतलब जब XLSX इन लोगों ने जो नया बनाया, कम जगह में ही ज्यादा डेटा स्टोर रखने की उसके पास कैपेबिलिटी है। क्लियर है ये? तो तुम्हें जो भी यूज करना, अगर हमने जो बनाया है वो XLSX बनाया है, ठीक है, तो इसीलिए अब इन्होंने एक्सेल ऑटोमेट करने वालों ने, जिसका नाम क्या है? अपाचे पीओआई, इन्होंने क्लास दी है और उसका नाम रखा क्या? XSSF वर्कबुक। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसी एक्सेल फाइल ऑटोमेट करनी है जिसका एक्सटेंशन डॉट XLSX है, तब आप यूज करिएगा इस क्लास को। अगर आपको डेटा वहां से उठाना है, उसको ऑटोमेट करना है जो क्या है, जिसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट XLS है, तो उस सिचुएशन में आपको यूज करना है HSSF वर्कबुक। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने बनाया है अपाचे पीओआई,
उन लोगों ने अपाचे पीवाई वालों ने ये दे रखा है कि भैया 2 क्लासेज दे रहे हैं आपको, अब अपने हिसाब से आप यूज करो। अगर आपको एक्सएलएस फाइल से डेटा उठाना है तो आप इस क्लास का इस्तेमाल करिएगा, और अगर आपको एक्सएलएस एक्स से उठाना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर है ये? बोलो। अब तो चलो करते हैं फिर इस्तेमाल। हमारे तो किसमें है? एक्सएलएस एक्स में है, तो हम क्या लिखेंगे? न्यू क्लास का नाम क्या बताया? एक्सेसर। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। सेकंड क्लास तो यही है नहीं? पहले तो इसको बंद करें। कहाँ है मेरा? यही एसआरसी, ऐसा तो नहीं दूसरे के एसआरसी में हम कोड कर रहे हैं। कौन सी क्लास है? यूटिल्स में है ना, वेब यूटिल। कौन सा मेथड बनाया था? गेट है तो ये ठीक है। अच्छा, एक आध लग रहा है मिस हो गई है। राइट क्लिक करो और फिर क्या करो? बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ पे कर्सर रखो और क्या करो? ऐड जार्स। आ जाओ, यहाँ आ जाओ सर, जार्स। अच्छा, ये तो हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया है सर। तो मेन फाइल तो मिस हो गई। मेन कौन सी है? वैसे दो से ही काम चल जाता है वैसे। अच्छा, हम लोगों ने ढेर सारी कर रखी है ना, एक काम करते हैं, वो हटा देते हैं। या चलो पहले, अच्छा अभी बाद में देखेंगे इसको, पहले इन्हें क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चलो अब देखो, क्लास का नाम क्या है? यही यूज करना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेसिव, क्या नाम है क्लास का? देखो ध्यान से, एक्सेसिव वर्कबुक। अच्छा देखो, जब न्यू एक्सेसिव वर्कबुक कर रहे हैं तो कितने ऑप्शन आ रहे हैं? बहुत है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 तो आए। कितने आए? 8 आए। जानते हो इसका क्या मतलब है? एक्सेसिव वर्कबुक क्लास के अंदर 8 कंस्ट्रक्टर हैं। भाई किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, देख रहे हो, और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे सेम नेम के 8 ऑप्शन, सेम नेम के 8 ऑप्शन आए सेम ही क्लास के, तो समझ जाना ये 8 ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस एक्सेसिव वर्कबुक क्लास के अंदर 8 क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और याद रखना एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देना, एक कंस्ट्रक्टर बिना आर्गुमेंट का है, एक फाइल आर्गुमेंट के साथ है, एक इनपुट स्ट्रीम के साथ है, एक ओपीसी पैकेज के साथ है। सबका आर्गुमेंट टाइप क्या है? अलग अलग है ना। यही क्या है? कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। तो वर्कबुक क्लास के अंदर 8 कंस्ट्रक्टर बनाए गए हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम तो फिक्स ही होता है कि भैया वही क्लास का नाम होगा, लेकिन पैरामीटर सबका क्या है? अलग अलग। जानते हो तुम्हें कौन सा यूज करना है? ये तीसरा वाला। एक्सेसिव वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाना है और आर्गुमेंट में भेजना है ये क्या? इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, क्लियर है ये बात? कैसे एक्सेल रीड करना है? ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट में इनपुट स्ट्रीम। अब देखो यहां, अब देखो क्वेश्चन उठता है कि ये भाई इनपुट स्ट्रीम कौन सी चीज है? क्या लिखा था? इनपुट स्ट्रीम। ये क्या है? यही मांग रहा था ना भाई, हम ये बोले ना तुमसे, क्या चाहिए तुमको?
ये बात ना। तो अब जावा का एक और कंसेप्ट समझो। जावा में दो एक कंसेप्ट है किसका, इनपुट स्ट्रीम का, और एक है क्या, आउटपुट स्ट्रीम। ये जावा का कंसेप्ट है। जावा में भाई दुनिया भर की फाइलें होती हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली जैसे एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे हो, ऐसे ही हम ऑटोमेशन से चाहें तो कोड से ही नई एक्सेल फाइल बनवा दें, वर्ड फाइल बनवा दें, नोटपैड बनवा दें, उसमें कुछ लिखवा दें, जो लिखा है मिटवा दें, कुछ भी कर सकते हैं कोड के थ्रू। तो जावा ने दो कंसेप्ट दिए, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का। जावा ने कहा जब अगर आपको कोई फाइल सिर्फ रीड करना, मतलब उससे सिर्फ डेटा क्या करना हो, उठाना हो, तो उसके लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया किसका, इनपुट स्ट्रीम का। और जब किसी फाइल में कुछ लिखवाना हो, नई फाइल बनवानी हो, या जो पुरानी फाइल है उसमें जाके कुछ नया लिखवाना हो, कुछ पुराना मिटवाना हो, मतलब क्या हो, फाइल में चेंज करना हो, तो उसके लिए दिया क्या, आउटपुट स्ट्रीम। ये जावा का। तो जावा हमेशा कहता है, इसीलिए जावा में देखो, जब भी कोई फाइल तुम्हें रीड करनी हो, चाहे नोटपैड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए ऐसे, जैसे हमने अभी एक्सेल के लिए जार डाउनलोड कर ली ना, ऐसे ही पीडीएफ ऑटोमेट करने के लिए भी जार आती है। पीडीएफ का भी डेटा हम उठा सकते हैं, तो उसकी जार लोगे अगर, तो उसको भी तुम रीड करना चाहते हो तो किसका यूज करोगे, इनपुट स्ट्रीम का। अगर उसमें कुछ रीड और राइट दोनों करना चाहते हो तो क्या यूज करो, और राइट करना चाहते हो तो क्या यूज करोगे, आउटपुट स्ट्रीम। और रीड राइट दोनों करना चाहते हो तो दोनों करोगे, इनपुट स्ट्रीम भी आउटपुट। लेकिन बिना आउटपुट स्ट्रीम के उस फाइल को तुम कुछ उसमें लिख नहीं सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, या नई फाइल में कुछ नया नहीं लिख सकते। क्लियर है ये बात। तो हमें तो क्या करना है, लिखना नहीं है, एक्सेल से डेटा क्या करना है, उठाना है, और अपने टेस्ट केस के अंदर क्या करना है, यूज करना है ना यार। इसलिए तो इस बात को आ जाओ, ये तो इसीलिए हमको यूज करना है किसका, इनपुट स्ट्रीम का। और बताते हैं भाई, इनपुट स्ट्रीम जावा में है, बनी हुई चीज है, और क्या है, क्लास नहीं है, इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। तो इंटरफेस है तो भैया ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तुम्हें पता है ना, इंटरफेस अकेला कोई मतलब का नहीं है भाई। इंटरफेस के तो जो मेथड होते हैं क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जिनमें कोड नहीं, वो अकेले किस काम का। तो अगर एक इंटरफेस है तो कोई ना कोई उसका चाइल्ड होगा जो उसका मेथड इंप्लीमेंट करके बैठा। और जानते हो वो कौन है, उस क्लास का नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्या नाम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये इसलिए यूज होता है जब किसी फाइल को, चाहे एक्सेल फाइल हो, नोटपैड फाइल हो, उससे डेटा हमें उठाना होता है, तो हम हमेशा यूज करते हैं किसका, फाइल इनपुट स्ट्रीम का। तो हम लिखेंगे क्या, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। इस क्लास का बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या मतलब है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर भी 3 कंस्ट्रक्टर हैं। एक कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट मांगता है फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल का ऑब्जेक्ट तो रिंकू सर आपको दिखाई दिए होंगे हैं। दूसरा क्या मांगता है, फाइल डिस्क्रिप्टर। तीसरा क्या मांगता है, स्ट्रिंग नेम। नेम मतलब वो कह रहा है भैया, जो भाई अच्छा तुम ही कह रहे हो हम फाइल से डेटा उठाएंगे, तो भैया पूछ रहा है बताओगे तो सही कहाँ है फाइल। तो ये जो तीसरा आर्गुमेंट है वो मांग रहा है क्या, फाइल का पाथ। क्या मांग रहा है, फाइल का पाथ। क्या है तुम्हारी फाइल, कहाँ है बताओ। यहीं से चेक भी कर सकते हो यार, नहीं दिख रही है, प्रेस करें, दिख गई ना। इसका पाथ क्या है, testdata.xlss है, कॉपी करो और उठा के क्या कर दो, यहां से कॉपी और यहां कर दो भैया क्या, पेस्ट। लेकिन हम तो कहेंगे ये करना, ये जो पाथ दिया है इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। बताया गया होगा ना शुरू में जब जार वार हम लोग अटैच कर रहे होंगे तो बताया गया था कि फाइलों, किसी भी फाइल के पाथ 2 तरह से पढ़े जाते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ और एक रिलेटिव पाथ। एक एब्सोल्यूट पाथ और एक रिलेटिव पाथ, है ना। तो ध्यान देना, एक एब्सोल्यूट पाथ और एक रिलेटिव पाथ। तो जब किसी का पाथ तुम ऐसे पूरा दे देते हो, कहां से शुरू हुआ है, सी डी पूरा करके, तो उसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट पाथ। जब तुम किसी का पाथ देने के टाइम पे सिर्फ पाथ देते हो, ध्यान देना,
प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ, जैसे पीओएम बेस्ड फ्रेमवर्क है उसके अंदर टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स है ना, किसी फोल्डर में तो है नहीं, सीधे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो जानते हो इतना बड़ा पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने पाथ से भी काम चल जाता। अगर मान लो यही टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएस, चलो ये भी दिखाते हैं, इसे करते हैं बंद। ये देखो हाँ, अब देखो अगर यही मान लो, ध्यान से देखना, एक फोल्डर होता है मेरे प्रोजेक्ट में, फोल्डर यहां से भी बन सकता है ना भाई, जिसका नाम रख देते हैं क्या, डेटा, और उसके अंदर होता है ये क्या, टेस्ट डेटा डॉट। अब पाथ देते उसका तो क्या देते, प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ देना है ना, अब तो ये फोल्डर के अंदर है, डेटा फोल्डर के अंदर है, तो अब पाथ देते डेटा और फिर क्या, डबल बैक स्लैश। याद रखना जनरली पाथ कहीं से कॉपी करोगे तो फॉरवर्ड स्लैश आएगा, लेकिन जावा बैक स्लैश आएगा सिंगल, लेकिन जावा उसको सपोर्ट नहीं करता, हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, डबल बैक स्लैश। तो बस तुम्हें फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और उसको फिर चाहो तो भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में नहीं रख सकते हो, बोलो, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम होता है ना, तो हमको न्यू फाइल, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम पेरेंट है, फाइल इनपुट स्ट्रीम उसका क्या है, चाइल्ड है, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और एक वेरिएबल में क्या किया, यही करना है सबसे पहला काम। ऐसा नहीं सिर्फ एक्सेल फाइल, कोई भी फाइल रीड करनी, ऑटोमेटिकली डेटा उठाना होगा, तो पहला काम होगा कि उस फाइल का जिसको रीड करना है उसका बनाओगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्या, ऑब्जेक्ट। अब आगे बात शुरू, ठीक है। अब देखो एक्सेल में सबसे पहले क्या होता है, यही ना एक्सेल है, दिख रही, आगे ओपन करना हो, याद रखना राइट क्लिक करना है, यहां से भी ओपन हो जाएगी, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर मत करना, क्या यूज करना, इन प्लेस भी मत यूज करना, वैसे हाँ खुल गया। अब देख लो, तो ये पूरा क्या है, वर्कबुक, क्या है, वर्कबुक, इसीलिए इन लोगों ने अपनी क्लास का नाम रखा क्या, एक्सएसएफ वर्क। भाई एक्सेल फाइल दो टाइप की हो सकती है, एक्सएलएस और एक्सएलएस एक्स दोनों। तो एक्सएलएस एक्स के लिए क्या है, एक्सएसएफ वर्क, इसी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमको यहाँ क्या कर देना है, पास कर देना, और एक्सएसएफ वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हम, पहले तो देखो एरर आ रहा है ना, दो जगह कर्सर लेके जाओ, क्यों आ रहा है पहले देखो, क्या आ रहा है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन है, ये कब होता है, चेक्ड एक्सेप्शन ना, बताए हमें दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड, या कंपाइल टाइम और रन टाइम, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो चलो कर देते हैं क्या, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, या कर देते हैं चलो क्या, सराउंड विथ ट्राई। ऐसे इसको भी देखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, इसको भी कर देते हैं क्या, सराउंड विथ ट्राई। वैसे हम बताएं क्या कर दें, थोड़ा कोड ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, वैसे एक बात बता दें, लग रहा है एक्सेप्शन आप लोग भूले हैं कि नहीं भूले हैं, याद करिए, एक्सेप्शन मैंने एक बात बताई थी कभी, देखो कि अगर एक्सेप्शन में भी पेरेंट चाइल्ड होते हैं ना, जैसे एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, सारे एक्सेप्शन उसके क्या है, चाइल्ड है, वैसे एक एक्सेप्शन दिखाया था क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, और एक था एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन का चाइल्ड था एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, तो पेरेंट चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी जान लो, आईओ एक्सेप्शन है और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। तो आईओ एक्सेप्शन पेरेंट है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है, चाइल्ड है। तो मेरा कहने का मतलब है, सीधे यूज कर लेते हैं किसको, आईओ एक्सेप्शन को, ये दोनों को मैनेज कर सकता है, किसको किसको, ये देखो, ये जो आईओ एक्सेप्शन होता है, ये आईओ एक्सेप्शन को भी मैनेज कर सकता है और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दोनों को, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या है, चाइल्ड। एक ही में कर दिया, अब तो थोड़ा छोटा हो गया। और कैच चलो खाली रखते हैं या ऐसे रखते हैं,
भैया आपको इतना काम करना है शुरू शुरू। क्या करना है, आसान है ना। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल का देना है क्या, पाथ, और फिर इसके बाद एक्सेस ऑफ वर्कबुक का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। एक्सेस ऑफ वर्कबुक का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक्सेस ऑफ वर्कबुक टाइप के वेरिएबल में हमने रख दी। यही किया ना। इतना सबसे पहले आपको यही ऑब्जेक्ट चाहिए अगर आपको एक XLSX फाइल से डेटा उठाना है तो। क्लियर है। लेकिन ये ध्यान दो, ये क्या है, अच्छा एक चीज और आज से जान जाओ कि एक इंटरफेस और है, इसका नाम है क्या, क्या नाम है, वर्कबुक। एक इंटरफेस और है जिसका नाम है क्या, वर्कबुक। और उसी इंटरफेस का ये चाइल्ड है एक्सेस ऑफ वर्कबुक। सच्चाई आपको बताएं तो कुछ ऐसी है कि एक इंटरफेस है वर्कबुक, और वो इंटरफेस दो क्लासेस में इंप्लीमेंटेड है। किसमें किसमें, एक्सेस ऑफ वर्कबुक में और HSF। ऐसा नहीं होता है। अरे यार जैसे वेब ड्राइवर इंटरफेस है, क्रोम ड्राइवर में, फायरफॉक्स ड्राइवर में सब जगह इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है, और सबने वो मेथड बना रखे हैं कि नहीं, इतना तो पता है ना आपको कि भाई क्रोम ड्राइवर क्या है, क्लास है, लेकिन वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है ना। और वेब ड्राइवर इंटरफेस एक इंप्लीमेंट किया गया है क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास में, फायरफॉक्स ड्राइवर, IE ड्राइवर सब में किया गया है ना। वैसे ही सेम यहाँ भी स्ट्रक्चर है। वर्कबुक एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस के दो क्या है, चाइल्ड। एक का नाम है एक्सेस ऑफ वर्कबुक, एक का नाम है HSF। आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, अगर आपको XLSX ऑटोमेट करना है तो XSF का बनाओगे, और XLS ऑटोमेट करना है तो HSF का। लेकिन जिस वेरिएबल, लेकिन वर्कबुक टाइप के वेरिएबल में आप दोनों को रख सकते हो। याद रखना ये बस, वर्कबुक यही है, इंटरफेस है, वर्कबुक पेरेंट है ना। जैसे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हो, चाहे फायरफॉक्स ड्राइवर, किसी का भी वेब ड्राइवर में रख लेते हो ना, वैसे ही चाहे XSF वर्कबुक हो चाहे XSF वर्कबुक, दोनों का ऑब्जेक्ट वर्कबुक नाम के रखा। लेकिन याद रखना उसी वर्कबुक को यूज करना जिसमें SS हो। एक आध वर्कबुक तुमको और दिख जाएगा जिसमें SS नहीं लिखा होगा, SL लिखा होगा, तो उसको यूज मत करना, ये गलती मत करना। यही SS वाला ये हो गया। अब ये बन गया क्या, अब तुम कहां पहुंच गए, इस दो लाइन के कोड से तुम पहुंच गए कहां, कहां पहुंच गए, इस दो लाइन के कोड से तुम पहुंच गए कहां, एक्सेल। कहां पहुंच गए, एक्सेल फाइल पे पहुंच गए। मतलब अब एक्सेल फाइल पे तुम पहुंच गए। अब तुम्हें क्या चाहिए, शीट चाहिए। लॉगिन नाम की क्या चाहिए तुम्हें, शीट चाहिए। अब तुमको यहां से कहां जाना है, तो अब देखो इसी वर्कबुक क्लास का इसी का एक मेथड है डॉट, क्या नाम है, गेट शीट। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। तो बस ये मेथड कॉल करो, और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग जो मांग रहा है वो शीट का नाम मांग रहा है। लॉगिन वाले से डेटा उठाना है ना, तो सिर्फ क्या भेजो यहाँ पे, शीट का नाम जो कि क्या है। और ये मेथड जो गेट शीट मेथड है, ये रिटर्न करता है शीट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्या करो, देखो SL है और SS है, गलती मत करना, SS वाला यूज करना। अब कहां पहुंच गए, शीट। 15-20 मिनट रुको, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको यहीं पॉज कर दो। अच्छा देख रहे हो, यही इतना ही कोड आपको
करना है। सबसे पहले कहाँ जाना है? वैसे भी आपसे कहेंगे डेटा निकालो वहां से, तो पहले वर्कबुक पे ही पहुंचोगे, है कि नहीं? फिर वर्कबुक से कहाँ पहुंचोगे? शीट पे, नाम से भाई शीट ढूंढोगे। तो सेम वही काम ये भी तो कर रहा है। पहले एक्सेस ऑफ वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको रख रहे हैं पेरेंट में, फिर मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं? गेट शीट। शीट का नाम दोगे, शीट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब शीट के अंदर क्या है ये देखते हैं। देखो अच्छा, जरा एक्सेल को पहचानना सीखो। शीट के अंदर ये जैसे एक या ये या ये या ये या ये, इसे क्या बोलते हैं? एक एक्सेल शीट में जो ये है इसको क्या बोलते हैं? रो। ये एक रो है, ये रो है, ये रो है, ये सब क्या है? रो है। तो एक्सेल में और क्या है? वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर क्या है? वर्कशीट है, वर्कशीट के अंदर क्या है? रो है। और हर रो के अंदर जो है ये सेल है। एक रो है और रो के अंदर जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक क्या है? सेल है। ये सब क्या बोली जाएंगी? सेल। तो स्ट्रक्चर यही होता है कि वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट, वर्कशीट के अंदर ढेर सारी रोज और उन रोज के अंदर ढेर सारे सेल। तो यही सेम स्ट्रक्चर हमारे ऑटोमेशन का भी होगा। कैसा है देखो। अब इसके बाद हम लिखें शीट ओबीजे, लिखा डॉट, देखो एक मेथड और मिलेगा गेट, का नाम क्या है? गेट रो। आर्गुमेंट में क्या भेजना है? इंट। इंट क्या भेजना है? नंबर भेजना है। नंबर कैसे? मान लो तुम्हें पहली रो, जैसे ये वाली है जो तो पहली रो है, जिसे कॉलम तुम लोग बोल रहे हो, पहली रो से डेटा उठाना है, पहली रो पे काम करना है, तो यहाँ भेजना है क्या? इंडेक्स नंबर 0। अगर दूसरे का उठाना हो तो क्या भेजना? 1। तीसरे रो से कुछ उठाना हो तो क्या भेजना? 2। और चौथे से बात हो तो 3। मान लो हम लोग पहले से उठाना चाहते हैं तो क्या? 0। और ध्यान देना एक बात पे, ये गेट रो मेथड है। जैसे गेट शीट मेथड शीट क्लास का ऑब्जेक्ट देता है, वैसे ही गेट रो मेथड रो क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको भी इंपोर्ट करो। अब बताओ, अब रो तो आ गए ना, वर्कबुक से शीट पे, शीट से रो पे, रो से जाना है अब सेल पे। तो रो डॉट अलग एक मेथड है। आसान नहीं है? देख रहे हो कितना बढ़िया पैटर्न है। एक मेथड है क्या? गेट सेल। इसमें भी इंट भेजना है, वही नंबर 0 भेजोगे तो जैसे ये रो है, 0 पे पहली सेल 1 पे, दूसरी सेल 2 पे, तीसरी सेल ऐसे से 0 यहाँ भेज दिए और हो गया ये क्या? चलिए ठीक है। अब सेल का ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? रो पे पहुंचे, रो से कहां पहुंचे? सेल पे। अब सेल डॉट मेथड है, देखो सेल डॉट लगाओ, मेथड है। अब सेल के अंदर क्या है? डेटा है कि नहीं है? सेल के अंदर क्या है? इस सेल में, इस सेल में, सब में डेटा है कि नहीं? इस सेल में क्या डेटा है? इसमें यूजर नेम, इसमें अच्छा, इसमें क्या डेटा है? एडमिन। इसमें डेटा क्या है? एक्सपर्ट है ना, हर सेल में डेटा। तो रो से रो, सेल में सेल से। अब मेथड है गेट क्या? स्ट्रिंग सेल वैल्यू, और ये तुमको ले आके डेटा दे देगा। चाहो तो प्रिंट करके क्या करो, देख सकते हो। यही है ना? इस कोड को कहाँ कॉल किया? चलो अच्छा, अभी हम इस कोड को सीधा, ध्यान देना, एक मेन मेथड में चला के पहले ये दिखाते हैं। ऐसे एक क्लास बना ले रहे हैं, ठीक है? एक क्लास बना ले रहे हैं, न्यू क्लास टेस्ट नाम का। इसके अंदर ये 5 लाइन जो 6 लाइन का कोड लिखा गया है, कहाँ गया है? सॉरी, ये कोड यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो देखो ये कोड क्या करेगा।
अच्छा एरर दे रहा है। ओके Four-J could not find a logging information. Use simpler logger. यार वही दिक्कत है किसकी, जार की। कहाँ गया जो वही जार्स है, चैनल तो है मैं कौन सी उठाई थी, ये और ये। अरे नीचे इससे यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा गया ना। क्या है डेटा आईडी, क्योंकि रो नंबर हमने क्या दिया है 0 और उसमें भी सेल नंबर क्या दिया है 0। अगर हम यही एक्सेल में दे दें रो नंबर 0 लेकिन सेल नंबर क्या 1, तो क्या मिलेगा यूजर नेम। चाहो तो देख लो, इसको क्या दे दें 1, अब प्रिंट करो क्या आया, तो तुम देखो एक्सेल से डेटा लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, वहीं से तो ले आके प्रिंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे दे दें रो का नंबर क्या 0 से, भाई देखो याद रखो गिनती 0 से होती है, 1 2 3 4, रो का नंबर दे दें 4 और कॉलम का नंबर दे दें क्या 2, सॉरी रो का नंबर दे दें क्या 3 और कॉलम का नंबर दे दें क्या 2, मतलब रो दे दें 3 कॉलम दे दें क्या ना 2, सॉरी सेल नंबर क्या दे दें 2 का मतलब 0 1 2। देखो ये क्या हुआ, थर्ड रो का मतलब ये, और थर्ड रो में भी गेट सेल 2 का मतलब 0 1 2 क्या आएगा एक्सपर्ट भी। चाहो तो रन करके देख लो। अब हम वहां से डेटा उठा पा रहे हैं कि नहीं। अगर मान लो कोई हमसे कहे कि सारा डेटा उठाओ, इसका क्या बोले सारा डेटा उठाओ, तो हमें जानना पड़ेगा ना कि आखिर भाई सारा डेटा उठाओ। एक तो रास्ता ये है जैसे गेट रो 0 करके पहले पहली रो पे काम कर लो, फिर गेट रो 1 करके किस पे करो, तो ऐसे तो कोड बहुत क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, मान लो 100 रो रहेगी तब। तो इसके लिए ध्यान से देखो। अच्छा बताओ कितनी रो का डेटा निकालना, अगर कोई कहे सारा डेटा प्रिंट कराओ तो कितनी रो का डेटा प्रिंट कराओगे, इसमें रो तो हजारों है लेकिन कराओगे कितनों का 4 का ना यार, यही है तुम्हारे काम का ना। तो याद रखो अब आज से बहुत जरूरी मेथड एक, ये मेथड देखो, मेथड का नाम इस शीट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है गेट लास्ट रो नम। याद रखना इस मेथड का नाम गेट लास्ट रो नम। जानते हो ये क्या देगा, वो ये बताएगा कि लास्ट रो का नंबर क्या है। तो लास्ट रो का नंबर क्या है, क्या अगर 0 से गिने तो क्या है 3 है ना, तो ये तुमको दे देगा गेट लास्ट रो नंबर दे देगा क्या इंट देता है, इंट हो गया रो काउंट। ठीक है। तो अगर कभी ये जानना हो कि रो काउंट क्या है, क्या रो काउंट क्या है, तो तुम सीधे एक रो एक शीट के अंदर कितने, कोई पूछे एक शीट के अंदर कितनी रो है जिनमें डेटा लिखा हुआ है तो रो हजारों, लेकिन कितनी ऐसी हैं जिनमें डेटा लिखा हुआ है, या जिनको बोलते हैं क्या, कितनी ऐसी है जो एक्टिवेटेड रो है, कितनी एक्टिवेटेड रो है। तो यहाँ कितनी है 4 ना। तो जब ये मेथड है ना गेट लास्ट रो ना, ये वो काउंट देता है, लेकिन 4 नहीं बताएगा, कितना बताएगा 3।
बताओ क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, एक लूप नहीं लगा सकते? कहां से? इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू कहां तक? रो काउंट तक। और इस -1 मत करना क्योंकि खुद ही 4 को 1 घटा के कर रहा नहीं, 3 तो खुद ही दे रहा है। और आई प्लस, और इसके बाद हम तो कहेंगे भैया यही कोड तुम लिख दिए हो और 3 लिखे हो ना, 3 की जगह लिख दो क्या? आई। तो जब लूप चलेगा 0 होगा तो किस पे आएगा? पहली रो पे। 1 होगा तो किस पे आएगा? दूसरे पे। और अब चाहो ध्यान से देखना, ऐसे कर लो भाई। अब गेट सेल अगर यहाँ क्या भेजोगे? 0 तो कौन सा मिलेगा? पहला। 1 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? दूसरा। 2 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? तीसरा। अब जैसे ये पता कर सकते हो कि एक शीट के अंदर कितनी रो हैं, ऐसे ही ये भी पता कर सकते हो कि एक रो के अंदर कितनी सेल हैं। एक रो के अंदर कितनी क्या है? सेल हैं। जैसे इस रो में कितनी सेल हैं? 3 है ना? तो 3 ये अब हम तो गिन के बता रहे हो। 4 की भाई कल कोई 1 बना दे और 2 बना दे। और देखो वैसे अगर मान लो 3 ही हैं, अगर 3 ही हो तो ध्यान से देखो, क्या एक लूप और नहीं लगा सकते? और इसको लगाओ इंट जे बराबर 0 से लेके जे इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? 2 और जे प्लस प्लस। बताओ अगर ऐसा कोड लिख दो तब रो डॉट क्या गेट सेल और यहाँ क्या भेज दो? जे और ये। देखो ध्यान से अब अपने आप से। अब ये क्या हो रहा है? 2 लूप लग गए। एक लूप लग गया किसके लिए? रो के लिए। और उसके अंदर एक लूप लग गया रो के अंदर की किसके लिए? सेल के लिए। अब जरा प्रिंट करा के देख लो। अब चलाओ, सारा डेटा प्रिंट हो गया। यूजर नेम, पासवर्ड, जितना डेटा था सब क्या हो गया? प्रिंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? भाई हमने क्या किया? एक लूप लगा दिया शीट के अंदर किसके लिए? रो के लिए। और हर रो के अंदर क्या है? सेल है ना? तो अंदर एक लूप लगा दिया जे वाला किसके लिए? रो के अंदर की किसके लिए? देखो ऐसे लूप चल रहा है, एक ऊपर से नीचे, और जो ऊपर से नीचे लूप चल रहा है उसमें एक और चल रहा है। ये देखो, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप तो ये चलेगा। और हर लूप के अंदर 1 2 3, हर लूप के अंदर 1 2 3, 1 2 3। देखो पूरा आ रहा है कि नहीं? मिला के देख लो, सारा डेटा प्रिंट होके आ रहा। क्लियर है ये? हैं? हाँ, गेट देखो कौन सा? गेट लास्ट रो नंबर, वो ये बताएगा लास्ट एक्टिवेटेड रो कौन सी है। तो यहाँ लास्ट एक्टिवेटेड रो कौन सी है? 4th है। और तो जो लास्ट एक्टिवेटेड रो का नंबर है वही तो काउंट भी है भी 4। और चौथी रो एक्टिवेट। भाई तुमको पूरे से क्या मतलब है? अगर तुमको ये पूरा दे दो तो क्या लेके करोगे? इसमें तो कोई डेटा है नहीं, इसलिए मेथड बड़े काम का है। ये तुमको देता है क्या? एक रो के अंदर लास्ट एक शीट के अंदर लास्ट एक्टिवेटेड रो का नंबर क्या है, और वही होता है उसका क्या? वहां पे लिखी गई रो का काउंट। बस यहाँ एक गड़बड़ किए हो। जेड बराबर 0 से क्या लिख दिए? 2 लिखने से क्या हुआ है भाई? 3 तक ही निकालेगा। मान लो इसमें डेटा और ज्यादा होता तब, मान लो 2 डेटा, एक रो एक कॉलम हम क्या कर दें और बढ़ा दे, तो अब तो सेल कितनी हो जाएंगी? 0 1 2 3 हो जाएंगी ना। इसीलिए जैसे शीट का मेथड होता है, शीट के अंदर होता है रो का काउंट, वैसे ही रो के अंदर होता है सेल का काउंट। इसीलिए इन लोगों ने एक मेथड और दिया है आपको, रो क्लास का मेथड, रो ऑब्जेक्ट का मेथड, रो डॉट गेट लास्ट सेल नंबर। ये तुम्हें सेल का काउंट बता देगा कि उस रो के अंदर सेल आखिर हैं कितनी। तो जो तुम वहां 2 लिखे हो वो 2 लिखने की जरूरत, इंट लिख देते हैं क्या? सेल काउंट, और सेल काउंट लिख देते हैं 2 की जगह। बोलो सही है?
अब चलाओ, चलेगा? कोई दिक्कत आएगी? आई दिक्कत ना? क्यों दिक्कत आई? ध्यान से सुनना। ये जो गेट लास्ट रो ना होता है, अगर 10 रो हैं तो तुम्हें कितना देता है ये? 9। एक कम देता है ना, 4 थे तो कितना दे रहा था? 3। काउंट गिनती कहां से गिनता है? 0 से। लेकिन ये जो गेट लास्ट सेल नंबर, ये गिनती 1 से ही गिनता है। तो यहाँ अगर काउंट कितना है, ध्यान देना सर, ये हाँ, तो ये गेट लास्ट सेल नम ये काउंट कितना काउंट लेके आया था? 3 लेके आया, 2 नहीं लेके आया था। कितना काउंट लेके आया था ये? 1 2 3। तो जब 1 2 3 काउंट आया था तो लूप क्या हो गया? 0 से लेके कहां तक? 3 तक। तो लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। इसीलिए इस वाले के लिए हमको करना पड़ेगा -1। याद रखना, रो काउंट में से तो -1 मत करना, क्योंकि वो खुद ही 1 घटा के देता है, लेकिन सेल काउंट वाले के साथ -1 करना। अब देखो तुम्हारा कोड पूरी तरह से डायनेमिक है। किसी भी एक्सेल शीट में चाहे 10 डेटा लिखा हो, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे लाख, ये कोड चलाओगे, उस शीट का सारा डेटा तुमको प्रिंट करके दे देगा। क्लियर है? तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन आज जरा इसकी प्रैक्टिस करो। अब आप लोग अपनी शीट क्या करो, रीड करने की कोशिश करो। भाई देखो इसको ध्यान से, कोई शीट बनाओ, डेटा रखो और उसको रीड करने की क्या करो, कोशिश करो। देखो उसमें कोई दिक्कत आती है या नहीं। अभी दिक्कत आएंगे, एक बार ट्राई तो करो। जैसे एक ट्राई ऐसा, पहले नॉर्मल ट्राई करना, पहला, फिर एक ट्राई ऐसा भी करना। क्या जानते हो? बीच में एक आग डेटा क्या कर देना, गायब कर देना। ऐसे लिखना, जैसे ऐसे। देखो इसमें गायब है ना, इसमें गायब है ना, तब देखना क्या होता है। ठीक, एक चीज आपको ये ट्राई करनी है एक्स्ट्रा। पहले तो नॉर्मल ट्राई करना, उसके बाद ये वाला ट्राई करना। ऐसा बीच में किसी में गायब कर देना डेटा, फिर देखो चलता है कि नहीं चलता। और एक चीज ट्राई करना, क्या, जब वो वाला ट्राई कर लेना तो एक बार ये ट्राई करना, क्या, नंबर लिखना, और अब सोचना कि रीड करेगी। कभी नहीं करेगा, कुछ दिक्कत आएगी। अगर अभी हम रन कर देंगे तो अब नहीं रन करेगा, क्योंकि ये रन करता है सिर्फ कौन सा डेटा? स्ट्रिंग डेटा। मेथड का नाम भी क्या है, भूलना मत, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। जबकि ये डेटा कैसा है? हिंट है ना, न्यूमेरिक डेटा है। तो अगर अभी चलाओगे तो देखो एरर आएगी। आ गया ना? तो अगर चाहते हो कभी कि नंबर भी रखें, एरर भी ना आए, तो जानते हो क्या करना? जहां भी नंबर लगना उसके ऊपर सबसे पहले एक सिंगल कोट्स लगाना। एक मतलब जिसको बोलते हैं क्या, एपॉस्ट्रॉफी। तो बस ऐसे दिख रहा है ना, लगा दिया एपॉस्ट्रॉफी। अब जैसे ही इंटर मारोगे ना, तुम देखना तुम्हारी रो के, तुम्हारी सेल के ऊपर हरे रंग का एक क्या लग जाएगा, एक निशान लग गया कि नहीं लग गया? अब ये इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अगर नंबर रखना है तो ऐसे रखना, जहां भी नंबर रखना उसके पहले क्या लगाना, एक एपॉस्ट्रॉफी और इंटर मारना। ठीक है? अब यही चला के देखो, अब एक्सेप्शन नहीं है, और जो नंबर थे वो भी हुए, क्योंकि ये नंबर्स पे काम नहीं करता। लेकिन नंबर्स के पहले जब एक्सेल में एपॉस्ट्रॉफी लगा देते हो तो वो जो सेल होती है वो न्यूमेरिक से अपने आप को कन्वर्ट करके क्या बना लेती है, स्ट्रिंग। ठीक है? तो भैया आज जरा इसको ट्राई करो अपने हिसाब से, इसके मेथड्स एकदम याद कर डालो। ज्यादा मेथड्स नहीं है, एकदम सीक्वेंस नहीं है। पहले इनपुट स्ट्रीम का बनाना है, फिर एक्सेस वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर गेट शीट मेथड कॉल करना है, फिर गेट रो करना है, फिर गेट सेल करना है, और फिर क्या, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू करना। हाँ, कहीं भी अलग क्लास में करो या उसी मेथड में करो, कहीं अलग क्लास में करो। अभी तो ये तो बस हम डेटा भी प्रिंट करा रहे हैं। अभी अपने टेस्ट केस में यूज कैसे करना है इस बारे में तो भी हम देखेंगे। अभी तो आप ये जान जाओ कि डेटा कैसे रीड होता है, फिर यही मेथड इस्तेमाल करेंगे हम। कुछ अब नया नहीं इस्तेमाल करेंगे, यही मेथड इस्तेमाल करके, यही सारी चीजें इस्तेमाल करके वो लॉजिक लिखेंगे जो एक्सेल से तरीके से डेटा लेके आए। लेकिन मेथड अब कोई नया यूज करने वाले हम नहीं है, बस इतना लिख दिए, इतना क्या है, मोर देन सफिशिएंट। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, नंबर चेंज करके देखो, चला के देखो, देखो एक्सेल से डेटा आएगा। ठीक है?